नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 17 जुलाई साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे एकमात्र चर्च जो पूरे गजा के अंदर मौजूद था उसको भी गिराने का काम इजराइल ने किया। इसके बावजूद भी अमेरिका के अंदर खामोशी छाई हुई है और साथ ही इराक के अंदर 50 लोगों की मौत जिंदा जलने से कैसे हो गई ये भी आपको इस वीडियो में पता चलेगा। वहीं सीरिया से भी कुछ अहम खबरें हैं, गजा की भी कुछ बड़ी बड़ी अपडेट है। ये तमाम बड़ी चीजें इस वीडियो में आपको पता चलेंगी। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर एक खबर कहीं ना कहीं काफी अहम है, हर एक खबर कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट है। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं सबसे पहली खबर की तरफ। और सबसे पहली खबर निकल के सामने आ रही गजा के अंदर से कि गजा के अंदर इजराइल की आर्मी ने एक बड़ा अटैक किया। इस अटैक में जो रिपोर्ट निकल के सामने आ रही कि एकमात्र चर्च था जो पूरे गजा के अंदर मौजूद था, जिसका नाम था होली फैमिली चर्च। गजा के अंदर जो ईसाई रह रहे थे उनके लिए ये प्रेयर स्थल था, यहाँ पे लोग प्रार्थना करते थे। इस चर्च को भी इजराइल ने निशाना बनाया। अभी तक जो रिपोर्ट निकल के सामने और खासकर जो वहां के पादरी हैं ग्रेवियल रोमिनेली का कहना है कि इस चर्च के ऊपर किसी टैंकर से हमला किया गया। टैंकर की मोर्टार को इस चर्च के ऊपर फायर किया गया, जिसके बाद एक दीवार गिर पड़ी। गिरने के बाद उसके अंदर जो पादरी थे वो भी दब गए। हालांकि उनको छोटी मोटी ही चोटें आई, लेकिन बाकी 2 महिलाओं की मौत इस हमले में हुई है। अब इस पे इजराइल की तरफ से शुरुआत में कोई बयान निकल के सामने नहीं आया, लेकिन बाद में जब इजराइल से पूछा गया तो इजराइल के स्पोक पर्सन ने अपने टेलीग्राम चैनल से इस पूरे मामले में अपना स्टैंड बताया। उन्होंने सीधा इस हमले में अपनी आर्मी की इन्वॉल्वमेंट को डिनाई कर दिया। यानी आईडीएफ के स्पोक पर्सन का कहना है कि आईडीएफ ने ये हमला नहीं किया। हालांकि आईडीएफ ने यह भी कहा कि हम इस हमले की जांच पड़ताल कर रहे हैं, जो आरोपी होगा, जो दोषी होगा, हम उसको पकड़ के बाहर लाएंगे, उसको कड़ी से कड़ी सजा देंगे। और इस पूरे हमले में आईडीएफ का कहीं कोई योगदान नहीं। लेकिन एक बड़ा सवाल निकल के सामने आता है कि अगर आईडीएफ का योगदान नहीं है, अगर कोई बम गिरता, अगर कोई मिसाइल आके गिरती, तो हम कह देते कि चलो हमास ने किया या फिर हुतीज ने किया या फिर हिजबुल्लाह ने किया, किसी भी संगठन के ऊपर हम इस हमले का आरोप लगा देते। लेकिन चूंकि जो मोर्टार फायर किया गया, वो मोर्टार एक टैंक से फायर किया गया, तो फिर यहाँ पे बड़ा सवाल निकल के सामने आता है कि भाई आईडीएफ के अलावा और किसी के पास टैंक है कहाँ? जो टैंक है वो केवल और केवल आईडीएफ यूज करता है। मरकवा टैंक लेके आईडीएफ आए दिन रेड करता है और उसी से जब हमला हुआ है तो फिर किसी और के ऊपर ब्लेम गेम कैसे हो सकता है? अब यहाँ पे एक बड़ी अजीब चीज निकल के सामने आई कि एक ईसाई के ऊपर हमला हुआ, एक चर्च को गिराने का काम किया गया, 2 महिलाओं की मौत हुई, पादरी जो है घायल है। लेकिन इसके बावजूद भी जो पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी है पूरी तरीके से खामोश है। ना ही इस पे अमेरिका ने कुछ कहा, फ्रांस ने भी बस 2 शब्द बोले कि हम इस हमले की निंदा करते हैं। अमेरिका तो खामोश ही रहा। इटली थोड़ा बहुत नाराज हुआ। इटली ने कहा कि हम इस हमले की जांच पड़ताल चाहते हैं और जो भी आरोपी हैं उनकी कड़ी से कड़ी सजा की डिमांड रखते हैं। लेकिन सभी जानते हैं कि इस पूरे हमले में आईडीएफ दोषी है। सभी जानते हैं कि इजराइल ने हमला जानबूझ के किया है और ऐसे हमले आईडीएफ करता ही रहता है। कभी मस्जिद के ऊपर, कभी चर्च के ऊपर आए दिन हमला करता है। लेकिन इसके बावजूद पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी खामोश है और हर न्यूज चैनल पे एक शब्द लिखा जा रहा है कि इस हमले में इजराइल का हाथ बताया जा रहा है। कोई भी स्पष्ट तरीके से अपने मुंह से बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा है कि चर्च को और बाकी पादरी को टारगेट करने का काम इजराइल ने किया। तो इसके आगे क्या ही बोला जाए। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर निकल के सामने आ रही इराक से। इराक में एक शहर लगता है कुट, और इसी कुट के पूर्वी इलाके में एक शॉपिंग मॉल में अचानक से भीषण आग लग गई। और सबसे अफसोसनाक खबर जो निकल के सामने आई कि इस आग में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में महिलाएं और बच्चे हैं। चूंकि जब शॉर्ट सर्किट हुआ उसके बाद आग लगी। आग लगने के बाद फौरन जब फायर अलार्म बजता है, अफरा तफरी का माहौल होता है, भगदड़ मचता है। तो जो पुरुष थे, जो मर्द थे, उनकी चाल ढाल अच्छी होती है, वो ऐसे कपड़े पहनते हैं कि वो जल्दी से भाग लेते हैं। महिलाएं जो थी पीछे छूट जाती हैं, बच्चे पीछे छूट जाते हैं। उसके बाद आग तेज होती है, कुछ लोग दब कुचल के मरते हैं, बाकी लोग धुएं से मरते हैं, कुछ लोग जल के मरते हैं। अभी तक जो इराक के गवर्नर हैं उनका जो स्टेटमेंट आया है मोहम्मद जमील का, उनका कहना है कि इस पूरे हादसे में 50 लोगों की मौत हुई है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि जो न्यूज एजेंसियां बताती हैं और खासकर जो सरकार क्लेम करती है उससे तादाद अक्सर कई गुना ज्यादा होती है। तो इराक में इतने मासूम मारे गए, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इन लोगों के लिए दुआ करें, बेचारे ऊपर एक अच्छा मुकाम हासिल करें। कई सारे मासूम बच्चे थे इस हादसे में। सबसे अफसोसनाक तस्वीर ये है कि 5-5 साल के बच्चे वहां पे खेल रहे थे, इसी दौरान शॉर्ट सर्किट में भाग नहीं पाए।
खैर अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर निकल के सामने आ रही इजराइल के अंदर से। इजराइल में दरअसल एक यूनिवर्सिटी है, तेल अवीव यूनिवर्सिटी, और इस यूनिवर्सिटी में जितने स्टूडेंट थे हजारों की तादाद में, उन्होंने नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था। आलम ऐसा था कि हजारों लोग हाथों में ग्राफिकल पोस्टर लिए, यानी डिजाइनर पोस्टर थे, जिसमें बाकायदा दिखाया गया था कि कैसे जो नेतन्याहू की सरकार है जिनोसाइड कर रही, कैसे नेतन्याहू की सरकार लोगों को मारने का काम कर रही। अब ये तमाम चीज जब सरकार के कानों तक पहुंचती है, फौरन जो सिट बेन है उन्होंने तेल अवीव यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को एक रिपोर्ट भेजी और कहा कि जितने लोग इन्वॉल्व हैं सबकी लिस्ट हमें भेजा जाए। आज फाइनली जितने लोग इन्वॉल्व थे इनकी लिस्ट सेनेट को भेजा गया। अब ये कयास लगाया जा रहा है कि इन स्टूडेंट का कैरियर पूरी तरीके से खराब किया जाएगा, इनको सस्पेंड किया जाएगा और शायद देशद्रोह का भी मुकदमा लगाया जाए। यानी अगर आप गलत करते हैं, जो लोग जागरूक हैं, आपके खिलाफ आवाज उठाते हैं, ऐसे लोगों को भी टारगेट करके टॉर्चर करने का काम इस समय नेतन्याहू की सरकार कर रही। और ये बेहद अफसोसनाक चेहरा है जो नेतन्याहू कहता है कि इजराइल के अंदर डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट करने का अधिकार सबके पास है। ये बात नेतन्याहू को नहीं भूलनी चाहिए। खैर इंसानियत की उम्मीद हम कर किससे रहे। खैर अगली खबर का रुख करते हैं और अगली खबर निकल के सामने आई है सीरिया के अंदर से। सीरिया में ड्रूज कम्युनिटी और सीरिया की सरकार के बीच सीज फायर हो गया। आज फिर ड्रूज कम्युनिटी के जो लीडर थे उन्होंने सीज फायर का ऐलान कर दिया। इसके बावजूद भी इजराइल ने सीज फायर का ऐलान नहीं किया। इजराइल का हालांकि ये स्टेटमेंट था कि हम ड्रूज कम्युनिटी के लिए ही लड़ रहे हैं, लेकिन ड्रूज ने कह दिया कि भाई अब हमको लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। जो सीरिया की आर्मी थी, सीरिया के जो लड़ाके थे, खासकर एसटीएस का कहना सही होगा, एसटीएस के जो लड़ाके थे वो ड्रूज का इलाका यानी जो सौदा इलाका था उसको छोड़ के पीछे हट गए, वो अपने रेजिम में लौट गए। लेकिन इसके बावजूद भी इजराइल खामोश रहने का काम नहीं कर रहा। अब इस पे सीरिया के जो प्रेसिडेंट है अल जुलानी, अल सरा क्या ही कहा जाए, इनका स्टेटमेंट आया। इन्होंने कहा कि भाई सीरिया इस समय अपने इंटरनल ताकतों को मजबूत कर रहा, इजराइल में नेतन्याहू की सत्ता जा रही है और इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, इस वजह से वो बदला ले रहा सीरिया के लोगों से। अब यहाँ पे बड़ा सवाल निकल के सामने आता है, जो हिंदुस्तानी या फिर आप पाकिस्तान से जहां से भी देख रहे हैं, अपने देश को आप मान के कल्पना कीजिए कि आपके देश पे कोई हमला करे, आपके आर्मी बेसिस पे कोई हमला करे और आप ये बोल के अपना पीछा छुड़ा लें कि भाई उसकी सरकार जा रही है, वो फ्रस्ट्रेट है, इस वजह से वो हमारे ऊपर हमला कर रहा। ये चीजें कितनी बेवकूफी भरी लगती हैं। खैर ये बयान अल सरा ने दिया, क्यों दिया, इसका क्या मकसद है, क्या एम है, ना मैं समझ पा रहा हूं, ना मैं समझना जरूरी समझ रहा हूं, क्योंकि ऐसे लोगों की बातों को क्या सीरियस लेना। खैर बातों से ही याद आया, आज आपको भारत के एक पुलिस एडीजी का बयान बताता हूं। दरअसल बिहार के पुलिस एडीजी हैं कुंदन कृष्णन। इन्होंने क्राइम को लेके एक अहम बात बोल दी और ये बात वास्तव में ज्यादातर मीडिया वाले कवर नहीं करते। भाई पुलिस का मामला सबको डर लगता है, जो वेरीफाइड मीडिया वाले वही अपना मुंह खोलते हैं, बाकी बहुत सारे लोग ठेकेदार बने बैठे, मुंह खोलने की हिम्मत नहीं। इनका स्टेटमेंट निकल के सामने आया है। इन्होंने कहा कि अप्रैल, मई और जून ये 3 महीने बिहार में क्राइम ज्यादा होते हैं। इसके पीछे इन्होंने जो कारण बताया वो कारण बड़ा अजीब है। इन्होंने कहा कि इन 3 महीनों में बरसात नहीं होती, इस वजह से जो किसान है वो खाली रहता है, तो खाली रहता है तो वो क्राइम करता है। क्राइम करने के बाद जैसे ही जुलाई महीने में पानी बरसता है, उसके खेतों में पानी पहुंच जाता है, तो वो क्राइम छोड़ के खेती बाड़ी में लग जाता है। यानी बिहार के एडीजी कुंदन कृष्णन का मानना है कि बिहार का जो किसान है, अगर उसके पास काम नहीं होता, खेती नहीं होती, तो वो क्राइम करता है। अब ये स्टेटमेंट किस हद तक जस्टिफाई किया जाए, किस हद तक इस स्टेटमेंट में आप सच्चाई खोजेंगे, आप खुद अपने दिमाग से सोचिए। एक पुलिस का एडीजी ये बयान दे रहा है कि बिहार के जो किसान हैं वो क्राइम करते हैं, उनके पास रोजगार नहीं है, उनके पास काम नहीं है, वो क्राइम में लग जाते हैं। अरे भाई इस हिसाब से तो जो बेचारा सड़क पे भीख मांगता है उससे बड़ा क्रिमिनल कौन है, क्योंकि उसके पास तो 12 महीने कोई काम नहीं। एक आदमी जिसके हाथ पांव नहीं, उससे बड़ा क्रिमिनल कौन है। एक बुजुर्ग जो चल फिर नहीं सकता, उसके पास काम नहीं, तो उससे बड़ा क्रिमिनल कौन है। बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो काम ही नहीं करते, तो सब क्रिमिनल है। खैर क्या कहा जाए। तो आज की बड़ी खबरें थी। इन खबरों के बारे में आपकी क्या राय कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। बाकी थोड़ी देर बाद फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, ऊपर वाला आपकी हिफाजत करें।